स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री 5 जीतू भाई में। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए। चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। जब हम कोई भी गाड़ी ड्राइव करते हैं और हम एक शार्प टर्न ले लेते हैं, अगर किसी भी गाड़ी को हमें सर्कुलर पाथ पर रोटेट करना है, घुमाना है, मोड़ना है, तो उस केस में कितना फोर्स लगता है, कितना फ्रिक्शन लगता है, जिससे हम आसानी से गाड़ी को मोड़ सकें एक सर्कुलर पाथ पे। तो आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। हमने एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम लिया है। एक गाड़ी ली, एक व्हीकल है, उसका वेट mg कनेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है टायर्स का रोड के बीच में, साइड वाले टायर्स का F1 और इधर वाले टायर्स का F2। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है दोनों साइड का जो उस गाड़ी को बैलेंस करेगा वो होगा R1 और R2। अगर किसी भी गाड़ी को सर्कुलर पाथ पे हमको मूव करना है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? कौन से फोर्स की? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन से फोर्स की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी व्हीकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, व्हेन अ व्हीकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी व्हीकल मूव करता है किस पे? सर्कुलर पाथ पे, व्हेन अ व्हीकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, then it requires a centripetal force, then it requires a centripetal force। तो उसको किस चीज की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहती है, टर्न लेना चाहती है, तो उसको कौन से फोर्स की जरूरत होती है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई भी लेवल रोड है, ऑन अ लेवल रोड, ऑन अ लेवल रोड, अगर कोई भी लेवल रोड है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है किस के बीच में? टायर्स के बीच में और रोड के बीच में। अगर कोई भी लेवल रोड है, सीधी रोड, ऑन अ लेवल रोड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, बिटवीन रोड एंड किसके बच्चों? टायर्स के बीच में, बिटवीन रोड एंड टायर्स प्रोवाइड कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द व्हीकल इन मोशन, टू कीप द व्हीकल इन मोशन, जिससे कि वो व्हीकल हमारा किस में रहे? मोशन में। जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है किसी भी व्हीकल को, वो किसकी वजह से मिलता है? फ्रिक्शन किसके बीच में? रोड और टायर। हवा में नहीं चलती गाड़ी, रोड पर चलती है। तो जो फ्रिक्शन बनता है वो किसके बीच में बनता है? रोड एंड टायर। किसके बीच में बनता है बच्चों? रोड एंड टायर। तो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से क्या प्रोवाइड होता है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उससे गाड़ी हमारी कंटिन्यू किस में रहती है? मोशन में। गाड़ी किस में रहती है? कंटिन्यू मोशन में। यहाँ तक बच्चों नोट कर लेंगे। जो गाड़ी का वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट का एक्ट करता है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसको बैलेंस करे रखते हैं? गाड़ी के वेट को। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसको बैलेंस करके रखते हैं? गाड़ी के वेट को, जिससे गाड़ी पलट ना जाए, टर्न ना हो जाए। जब हम मोड़ रहे हैं उसको तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? वो गाड़ी टर्न अप हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या करते हैं? उसको बैलेंस। क्या करते हैं? उसको बैलेंस। तो जो वेट है गाड़ी का वो का एक्ट कर रहा है बच्चों? द वेट ऑफ द व्हीकल एक्ट इन, द वेट ऑफ द व्हीकल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो वेट है बच्चों व्हीकल का वो एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड एक्ट करते हैं, एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, विच बैलेंस द, जो किसको बैलेंस करेंगे? वेट, विच बैलेंस द वेट ऑफ फोर्स, विच बैलेंस द वेट ऑफ फोर्स। जो किसको बैलेंस कर देंगे? वेट ऑफ फोर्स नहीं, व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल। यानी R1 प्लस R2 किसको बैलेंस कर देंगे? mg को। किसको बैलेंस कर देंगे? ये हमारी हो गई बच्चों इक्वेशन 1। क्या हो गई बच्चों? इक्वेशन 1। अब हमने लिया कि
कि रोड और टायर के बीच में कितना फ्रिक्शन होता है, रोड और टायर के बीच में कितना फ्रिक्शन होता है। लेट करेंगे, लेट म्यू, म्याओ नहीं म्यू, म्यू बी द फ्रिक्शन, म्यू बी द फ्रिक्शन बिटवीन किस किस के बच्चों, रोड एंड टायर्स, बिटवीन रोड एंड टायर्स, रोड एंड टायर्स। तो उसको अब F2 फोर्स किसको बैलेंस करेगा, R1 को या R2 को, पहले आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू। ओके बच्चों, तो म्यू क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था किसके बीच का बच्चों, रोड और टायर। तो F1 फोर्स किसको बैलेंस करेगा, R1 को, क्रॉस में बैलेंस करते हैं, और F2 किसको बैलेंस करेगा, R2 को। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F1 इक्वल टू म्यू R1 एंड F2 इक्वल टू म्यू R2, F2 इक्वल टू म्यू R2। कोई दिक्कत बच्चों किसी को, पक्का। देयरफॉर अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, कोई बताना चाहेगा हमको इसके बाद क्या होगा। देयरफॉर the velocity of the vehicle, therefore the velocity of the vehicle, velocity हमने कितनी ले ली, velocity of the vehicle, the velocity of the vehicle कितनी मान ली बच्चों, v। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, mv²/r, mv²/r। अब इधर देखेंगे, ये साइड हम रफ करने वाले हैं और इसके बाद आगे कंटिन्यू अभी डेरिवेशन रहेगा हमारा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना आया बच्चों, mv²/r, mv²/r। तो देखेंगे आगे। अब इसके बाद जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया, जो नेट फोर्स उस गाड़ी पर लग रहा है, वो ग्रेटर इक्वल होता है किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। देयरफॉर नेट फोर्स एक्ट on the vehicle is greater than or equal to किसके बच्चों, नेट फोर्स, किसके, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारा कितना होगा, F1 प्लस F2 ग्रेटर इक्वल किसके, mv²/r, mv²/r। अब F1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, म्यू R1, F2 की वैल्यू कितनी थी, म्यू R2 ग्रेटर इक्वल किसके बच्चों, mv²/r। कोई दिक्कत बच्चों किसी को। एक बार दोबारा समझेंगे कि हमने किया क्या है अभी तक। हम हेडिंग थी हमारी सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन निकालेंगे किसी भी कार का एक लेवल रोड पे। जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और करते समय हमें एक शार्प टर्न लेना, हमें गाड़ी को टर्न अप करना है एक सर्कुलर पाथ पे, किसी गली में मोड़ना है, किसी गली में मोड़ना है मेरे को, तो मैं एक सर्कुलर पाथ पे कवर करूंगा जब मोड़ूंगा उसको। तो उस केस में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए और कितना फोर्स उस पर लगता है, उस चीज के बारे में हम इसके पढ़े थे। तो हमने एक व्हीकल लिया था जिसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। जो रोड्स का फ्रिक्शन था टायर्स के बीच में वो कितना था, F1 और F2। दोनों साइड के नॉर्मल रिएक्शन कितने थे, R1 और R2। और सर्कुलर पाथ का हमने रेडियस कितना मान रखा था, कितना मान रखा था, R। तो हमने क्या कंसीडर किया था सबसे पहले बच्चों कि जो गाड़ी मूव करेगी सर्कुलर पाथ में वो किसकी वजह से करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी वजह से करेगी बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। फिर हमने देखा कि जो वेट होता है व्हीकल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर देंगे, उसके वेट को, R1 + R2 = mg। म्यू हमने माना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है किसके बीच में, रोड और टायर। म्यू बी द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आया, F1 = म्यू R1, F2 = म्यू R2। अभी हमने वेलोसिटी मानी थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। उसके बाद हमने नेट फोर्स देखा कि जो नेट फोर्स होता है हमारा या तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होगा या उसके इक्वल, कम नहीं हो सकता। अगर कम होगा तो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी, वो गाड़ी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हमेशा ग्रेटर होना चाहिए या उसके इक्वल, उससे ज्यादा या उसके बराबर, कम नहीं होना चाहिए। तो हमने F1 + F2 ग्रेटर इक्वल mv²/r। F1 की वैल्यू वहां निकाली थी मैंने म्यू R1, F2 की निकाली थी म्यू R2 ग्रेटर इक्वल mv²/r।
मैंने यहां से म्यू कॉमन लिया तो r1 प्लस r2 ग्रेटर इक्वल mv² अपॉन r। अब मैंने देखा r1 और r2 मेरा कितना आया था बच्चों mg, तो मैंने लिख दिया म्यू mg ग्रेटर इक्वल mv² अपॉन r। यहाँ तक बच्चों किसी को डाउट? पक्का? अब आगे देखेंगे, पहले आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा फॉर्मूला आया है म्यू mg इक्वल टू ग्रेटर इक्वल mv² अपॉन r। म्यू mg ग्रेटर इक्वल किसके बच्चों? mv² अपॉन r। तो m से हमने किसको कैंसिल कर दिया? m। r को हमने यहाँ भेजा म्यू rg ग्रेटर इक्वल किसके बच्चों? v²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? v² लेस देन इक्वल म्यू rg। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा म्यू rg। ये ही हमारी वेलोसिटी होती है कि कितनी वेलोसिटी से किसी भी व्हीकल को टर्न लेना चाहिए एक सर्कुलर पाथ पे विदाउट स्किडिंग विदाउट स्लिपिंग कि विदाउट स्किप हुए, आसानी से वो मुड़ सके। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी with which a vehicle can turn in a किसमें बच्चों? सर्कुलर पाथ। with which a vehicle turn in a circular path। और ये किस पे डिपेंड करेगा? and it depends upon the एक तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच का? रोड और टायर। इट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन किसके बच्चों? रोड एंड टायर। बिटवीन रोड एंड टायर्स एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो जितना बड़ा आप टर्न लोगे उतनी आसानी से गाड़ी हमारी क्या कर जाएगी? मूव। और अगर हम शॉर्ट टर्न लेते हैं, जस्ट पास में मोड़ दें, तो गाड़ी के पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से व्हीकल को हमें क्या करना चाहिए? टर्न करना चाहिए एक सर्कुलर पाथ पे। वो डिपेंड किस पे करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। अगर बाय चांस हमारा फर्श या सरफेस जो है चिकना हो तो स्लिप कर जाएगी गाड़ी, टर्न नहीं ले पाओगे आसानी से आप। मूविंग कोई भी गाड़ी हो वो स्लिप कर जाएगी, इसलिए फ्रिक्शन होना जरूरी है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरी कौन सी कंडीशन होती है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बेटा ये दोनों पॉइंट आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी सर्कुलर पाथ पे किसी भी व्हीकल की, वो किस पर डिपेंड करती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। अगर कोई भी प्लेन सरफेस है, चढ़ाई नहीं कि हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं या ढलान से उतर रहे, ना 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 ना, एक इंक्लाइंड सरफेस है इस तरीके से, और उस इंक्लाइंड सरफेस पे हमें बाइक चलानी है या कोई गाड़ी चलानी है। एक ढलान वाला सरफेस है यूं, और हमें इस तरीके से सामने से हमें कोई गाड़ी ले जानी है, और कहीं अब वो स्लिप ना हो जाए, सरक ना जाए, तो उस केस में कितनी वेलोसिटी हमें रखनी चाहिए जिससे कि टायरों में वेयर एंड टेयर कम हो और आसानी से हम उस पे क्या कर सके? ड्राइव। एक साइड उस सरफेस की ऊपर होगी और दूसरी साइड क्या होगी? नीचे। और हम गाड़ी इस तरीके से ले जाएंगे, यूं ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, हम सामने से लेके जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम समझते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम इंक्लिनेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? रोड। इंक्लिनेशन मतलब ढलान, एक साइड से उठा हुआ है और दूसरी साइड से झुका हुआ है। कर्व पाथ पे रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व एंड आउटर एज ऑफ द अबव कर्व पाथ के अबव द किसके? इनर एज। अबव द किसके बच्चों? इनर एज, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ हाईवेज वगैरह पे हमने देखा तो जो रोड होती है डिवाइडर के पास, वो उस तरीके से होती है कुछ, जिससे कि हम आसानी से टर्न ले सके, आसानी से मुड़ सके।
उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ। एक साइड को, एक एज को क्या कर देना, उठा देना, और दूसरी एज को क्या कर देना, झुका देना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अब डायग्राम समझते हैं। ये एक इंक्लाइंड रोड था, एंगल कितना था, थीटा था, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। एक गाड़ी चल रही है उस सरफेस पे, उस गाड़ी का वेट क्या एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेट के अपोजिट होगा, r cos थीटा, वो कहां एक्ट करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन। उसमें नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होगा वो भी सेम एंगल बनाएगा, कितना, थीटा। क्या बनाएगा। अब हमेशा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो किसके बीच में लगेगा, गाड़ी में नहीं लगेगा, उसके टायर्स में। कहां लगेगा बच्चों, तो गाड़ी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा। तो बच्चों देखेंगे इधर कि जो वेट है गाड़ी का वो क्या एक्ट करता है, वेट mg एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्ट इन का मतलब कहां पे बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड नॉर्मल रिएक्शन एट एन एंगल, एट एन एंगल कितना बच्चों, थीटा, कितना, हैविंग टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, समझ गए बच्चों। हैविंग टू कंपोनेंट कौन कौन से बच्चों, r cos थीटा एंड r cos थीटा एंड r sin थीटा, r cos थीटा एंड r sin थीटा। अब इसके बाद देखेंगे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, f sin थीटा प्लस mg किसको बैलेंस किए हुए हैं, f sin थीटा प्लस mg किसको बैलेंस किए हुए हैं, r cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी चीज, r sin थीटा प्लस f cos थीटा क्या प्रोवाइड कराएंगे उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड कराएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। r sin थीटा प्लस f cos थीटा क्या प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर पाएगी आराम से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, f cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, mv² अपॉन r। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। क्या मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg लिख सकता हूं या नहीं बच्चों, यस सर। मैंने f sin थीटा को उधर भेज दिया, इक्वल टू mg में रहने दिया। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी बच्चों, r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv² अपॉन r। इक्वेशन ये क्या थी हमारी 2। तो बस सिंपलीफाई करना है इसको डिवाइड करके, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय किससे बच्चों, फर्स्ट से। किससे, तो डिवाइड करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, mv² अपॉन r अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, mg इक्वल टू, इसको ऊपर रखा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस का बच्चों f sin थीटा। तो यहाँ पे तो m से m कैंसिल, क्या बचा, v² अपॉन rg इक्वल टू r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा और माइनस का f sin थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, पक्का। जो वेट था वो कहाँ एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट कर रहा था, थीटा एंगल पे, जिसके दो कंपोनेंट्स थे। तो r cos थीटा किसको बैलेंस करता है बच्चों, f sin थीटा प्लस mg को। एंड r sin थीटा प्लस f cos थीटा दोनों ही क्या प्रोवाइड करा रहे हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड कराएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि वो मूव कर सके गाड़ी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो हमको पता है, mv² अपॉन r। तो मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा कि f sin थीटा को मैं उधर लेके गया और इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को एज इट इज
फिर मैंने डिवाइड किया इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1 से, तो m से m कैंसिल हो गया, जो बचा वो हमने लिख दिया। पहले आप यहाँ तक कर लेंगे बच्चों, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद है v²/rg इक्वल टू हमारा कितना, r का फॉर्मूला r cos r sin थीटा, और f का फॉर्मूला बच्चों आपने क्या पढ़ा था अभी, f इक्वल टू कितना होता है म्यू r, f इक्वल टू कितना होता है बच्चों म्यू r। तो यहाँ पुट करेंगे हम म्यू r इनटू में क्या था cos थीटा, अपॉन में क्या था r cos थीटा, लिखा रहने दो, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है इससे। f sin थीटा, f की जगह फिर से म्यू r इनटू में क्या बचा sin थीटा, इनटू में क्या है sin थीटा, ऊपर से और नीचे से क्या कॉमन निकल आया, r क्या बचा sin थीटा प्लस r sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, अपॉन नीचे से भी r कॉमन आया, क्या बचेगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो r से बच्चों r, अब डिवाइड करना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, बाय किससे बच्चों cos थीटा। तो v²/rg इक्वल टू साइन अपॉन cos कितना होता है tan थीटा, प्लस म्यू cos अपॉन cos 1 हो गया, अपॉन इसमें भी cos का डिवाइड 1 आएगा, cos का डिवाइड देंगे 1 माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा tan थीटा। तो v²/rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये हमारी वेलोसिटी का क्या आ गया फॉर्मूला, यानी अंडर रूट में rg, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये हमारा बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला हो गया, जो हमें वेलोसिटी चाहिए होती है। लेकिन इसमें एक चीज और हम बताना चाहेंगे बच्चों, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, बिटवीन रोड एंड टायर अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, इज 0, यानी म्यू इक्वल टू कितना हो जाए, तो जरा पुट करके देखते हैं, म्यू की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0, तो अंडर रूट में केवल क्या बचा बच्चों tan थीटा, तो क्या आ जाएगा rg tan थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, और थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों हम एंगल ऑफ बैंकिंग। कोई दिक्कत बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि हम नए नए टॉपिक्स और नई नई एनर्जी के साथ आपसे मिलते रहें। तो फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।